हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी अनअकैडमी में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे सभी स्टूडेंट को पता है कि अगर आप अनअकैडमी से जुड़ते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस जो कि मोर देन 40 या 50 लाइव क्लासेस पैरेलल चल रहा होता है थ्योरी का। उसके साथ साथ इसमें से लाइव टेस्ट क्विजेस होगा, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होंगे, अनलिमिटेड एक्सेस, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। अगर आपको अनअकैडमी जो लर्निंग ऐप है, अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो गूगल प्ले स्टोर से, या फिर एप्पल फोन है तो एप्पल स्टोर से डाउनलोड करके और पढ़ सकते हो। इसके साथ साथ मेरे बारे में थोड़ा सा जान लो। मेरा नाम देवी सिंह है। इंडियन इकोनॉमी, हिस्ट्री ऑप्शनल, पॉलिटी पढ़ाता हूँ। टेलीग्राम लिंक है, ये अनअकैडमी लिंक है, ये अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक। ये मेरे दोनों कोड हैं, SPDSC10 DBYT। इन कोड को यूज करके 10% आपको डिस्काउंट प्राप्त करना है। इसके साथ ये और एजुकेटर हैं जिनसे जुड़ के अपनी 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 पढ़ाई को बेहतर कर सकते हो। साथ ही साथ अगर हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे कॉम्प्रहेंसिवली सिलेबस को कवर किया जाएगा। इसमें से करीब 16,000 से भी ज्यादा इस प्लेटफॉर्म पे रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर पड़े हुए हैं। आप उनको कर सकते हो। साथ ही साथ हमारे पास कुछ प्लान है, प्लस का, आइकॉनिक का और ऑप्शनल का। अभी हम पहले प्लस का देखते हैं। 1 माह से 36 माह तक का प्लान है। इसके अंतर्गत अगर आप ये कोड यूज करते हो तो 10% का डिस्काउंट प्राप्त होगा। सच एज 1 माह के लिए सब्सक्राइब करते हो जिसकी फी 9,000 है। अब 8100 रुपया पेड करनी होगी मात्र और मात्र, क्योंकि 10% का डिस्काउंट है। अगर आप 36 माह का लेते हो तो 90,000 है और 81,000 पेड करनी होगी। इसमें लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल, पर्सनल फीडबैक, ये सारी चीजें मिलेंगी। साथ ही साथ दूसरा प्लान आइकॉनिक का है, 12 माह से 36 माह तक का। इसमें से SPDSC10 अगेन इस कोड, इसमें से सब सारी चीज तो मिलेगी ही मिलेगी। इंपॉर्टेंट बड़ी चीज ये है कि पर्सनल कोच, आपकी कनेक्टिविटी, और ये बहुत बड़ी बात है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो SPDSC10 ये कोड है, अगेन यूज कर सकते हो। इसमें से 1 माह से 36 माह तक का सब्सक्रिप्शन है। अगेन आपको 10% का डिस्काउंट प्राप्त होगा। अगर ऑप्शनल के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं तो आप यहाँ इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपने सारी चीजों को देखा। अगर यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज समझ आई होगी। ठीक है, इसके बाद 31st ऑफ जैन को एक कॉन्टेस्ट हेल्ड होने वाला है। इसमें से 45 मिनट से 60 जो क्वेश्चन, 13 कॉमेंट्स, और इसके साथ साथ हम 1 to 3rd रैंकर्स को यूपीएससी 3 माह का सब्सक्रिप्शन, 1 to 4 to 50 रैंकर्स को 1000 रुपए का वाउचर। इसमें से 21, 22 और 23 के लिए अगर इसकी बात करें तो कुछ बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं 25 से। जैसे कि ये बैचेस हैं कुछ हिंदी मीडियम के लिए, जैसे ये बाइलिंगुअल है, ये इंग्लिश का है। इसी तरह हिंदी बाइलिंगुअल और इंग्लिश के बैचेस हैं। ठीक है, सब 25 से बैचेस स्टार्ट होने को हैं, अर्थात कल से। और इसका जो रेट है वो कल से हाइक होने वाला है। आज जल्द से जल्द SPDSC10 यूज करके और 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर लो, और इस कोड को यूज करके। इसके बाद इसके अंतर्गत SPDSC10 और सेम इसमें से आपको डिस्काउंट प्राप्त होगा। ठीक है, अब हमें आज ना जितना भी कैपिटल मार्केट का ये अंतिम लेक्चर है, जितना इससे बची कुची चीज है, वो सारी चीजें हमें क्या करना है, बात कर लेना है। तो पहले हम इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड से पहले हम कुछ चीजों को के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे, जैसे कि इसमें और कुछ चीजें हैं, जैसे कंपनी या उससे संबंधित चीजें। तो चलो पहले हम यही शुरू कर लेते हैं। पहले तो ये सोच लो कि ये कंपनी क्या है। ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सा चाय पी लूं, नहीं ठंडी हो जाएगी, है ना। कंपनी क्या है, देखो। कंपनी किसी व्यापार को संचालित करने के उद्देश्य से कंपनी किसी व्यापार को संचालित करने के उद्देश्य से गठित स्वैच्छिक संगठन ही कंपनी है। ध्यान से सुनिएगा। किसी व्यापार को किसी व्यापार को संचालित करने के उद्देश्य से संचालित करने के उद्देश्य से करने के उद्देश्य से किसी व्यापार को संचालित करने के उद्देश्य से गठित स्वैच्छिक संगठन ही कंपनी है। स्वैच्छिक स्वैच्छिक संगठन स्वैच्छिक संगठन ही कंपनी है, ही कंपनी है। मतलब समझा कि अगर मान लो आप व्यापार करने के उद्देश्य से, ये जो संगठन है यही कंपनी है। ठीक है, ये व्यापार करने के उद्देश्य से इसका गठन किया जाता है, इसी को कंपनी कहते हैं, इसी को कंपनी कहते हैं। देखो, भारत में किसी कंपनी का गठन पंजीकरण कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत किया जाता है। भारत में अगर कोई कंपनी का गठन करना है तो इसके अंतर्गत कंपनी का गठन पंजीकरण कंपनी अधिनियम, कंपनी गठन गठन
पंजीकरण अधिनियम पंजीकरण अधिनियम पंजीकरण अधिनियम 2013 के माध्यम से क्या किया जाता है, इसको 2013 के माध्यम से इसका ये जो इसके इस अधिनियम के माध्यम से इसका गठन किया जाता है। कंपनी के प्रमुख लक्षणों में जैसे कि अगर हम बात करें तो स्वतंत्र कानूनी अधिकार, सीमित देयताएं, निरंतर उत्तराधिकार और स्वतंत्र संपत्ति, शेयरों की हस्तांतरणीयता, सामान्य मुहर और स्वतंत्र बंधन, ये सारी चीजें इसके करेक्टर्स हैं जो कि हम कंपनी को आगे चल के डिटेल से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, लिख लो हेडिंग सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, देखो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी क्या है, इसके कैरेक्टर्स क्या है? मैंने कंपनी बताया कि व्यापार के उद्देश्य से एक स्वैच्छिक संगठन ही कंपनी है। ठीक है, और कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत गठन किया जाता है। अब सबसे पहले हम देखेंगे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी या पब्लिक कंपनी। ठीक है, पब्लिक कंपनी, देखो इसमें कम से कम 7 सदस्य होने चाहिए। कम से कम, लिखते जाइएगा, कम से कम कितने, 7 सदस्य होने चाहिए। इसके साथ साथ मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं, जितने की शेयर हैं कंपनी के। मान लो कंपनी के 100 शेयर हैं तो 100 सदस्य हो सकते हैं, तो मैक्स कंपनी के शेयरों के बराबर सदस्य हो सकते हैं। कंपनी के शेयरों के बराबर सदस्य हो सकते हैं। साथ ही साथ अगला करेक्टर है कि 3 निदेशक होने चाहिए, यानी 3 डायरेक्टर निदेशक होना चाहिए कंपनी के, मिनिमम 3 निदेशक होने चाहिए। ठीक है, और इसके साथ साथ 3 क्या होने चाहिए, निदेशक होने चाहिए। मैक्सिमम निदेशक की संख्या 15 हो सकती है, मैक्स 15 हो सकते हैं, मिनिमम 3 से कम नहीं होने चाहिए। ये सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के करेक्टर है। अब आगे देखना है हमें, यानी सरकारी कंपनी। तो पहले हम निजी कंपनी देख लेते हैं। निजी कंपनी, निजी कंपनी, निजी कंपनी किसे कहेंगे, यह कंपनी एक्ट वही 2013 के अनुसार इसका गठन किया जाता है। इसमें कम से कम 2 सदस्य हो सकते हैं, कम से कम कितने, कम से 2 सदस्य, कम से कम 2 सदस्य, कम से कम मिनिमम 2 सदस्य। इसके साथ साथ इसकी मैक्स सदस्यों की संख्या 200 हो सकती है। कितना, 200 हो सकती है। इसमें जो निवेशकों की संख्या कम से कम 2, जो निवेशक है, निवेशकों की संख्या कम से कम 2, और मैक्स इसमें 15 हो सकती है, मैक्स 15 हो सकती है। ठीक है, मैक्सिमम 15 हो सकती है। अब सरकारी कंपनी थोड़ा सा देख लो। सरकारी कंपनी, यदि किसी कंपनी की यदि किसी कंपनी की 51% की शेयर या हिस्सेदारी राज्य सरकार या केंद्र सरकार या दोनों के पास हो, या दोनों के पास हो, तो ऐसी कंपनी को सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। पब्लिक कंपनी अलग है और ये कंपनी अलग है, ध्यान रखिएगा, पब्लिक कंपनी अलग है और ये सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी अलग है। इसमें जो हिस्सेदारी 51% राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की या दोनों की हो सकती है, या दोनों की हो सकती है, ऐसी कंपनी को सरकारी कंपनी कहते हैं। इसमें सरकारी कंपनियों की सहायक कंपनियां भी हो सकती हैं और सहायक कंपनियों में कई सारी कंपनियां भी हो सकती हैं। ठीक है, तो आपने सरकारी कंपनियों के अंतर्गत देखा। अब लिमिटेड कंपनी देख लो, एक सब हेडिंग है लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी,
लिमिटेड कंपनियों की अगर हम बात करें तो वैसी कंपनी जिस कंपनी के ऋण का भुगतान, ध्यान से सुनिएगा, जिस कंपनी के ऋण का भुगतान, कंपनी के ऋण का भुगतान, ऋण का भुगतान, जिस कंपनी के ऋण का भुगतान भुगतान का जो दायित्व है, दायित्व ये कंपनी के परिसंपत्ति के मूल्य तक सीमित हो, कंपनी के परिसंपत्ति के, कंपनी के परिसंपत्ति के, परिसंपत्ति के, परिसंपत्ति यानी एसेट्स, एक मिनट है ना, कंपनी के परिसंपत्ति एसेट्स तक ही सीमित हो, एसेट्स तक, एसेट्स तक ही सीमित हो, ठीक है। ये उसके शेयर होल्डर की निजी दायित्व, जो निजी संपत्ति पर कोई उसका कोई राइट्स ना हो, वो ना कवर करता हो, वैसी कंपनी को लिमिटेड कंपनी कहेंगे, वैसी कंपनी को लिमिटेड कंपनी कहेंगे। इसे फॉर एग्जांपल उदाहरण से समझने की कोशिश करिएगा। मैंने कहा कि ऐसी कंपनी, मान लो ये कंपनी है, इस कंपनी की जो मूल्य है 100 रुपया है, इस कंपनी ने 150 रुपया का ऋण लेके रखा है, तो जो अब रिकवरी वाले हैं, तो जब रिकवरी करेंगे तो इस पर जो 100 रुपया पे ही रिकवरी करेंगे, बल्कि कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं, कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं, इन कंपनी के शेयर होल्डर्स पे कोई भी निजी संपत्ति पे रिकवरी नहीं होगी, कंपनी के शेयर होल्डरों पे निजी संपत्ति पे रिकवरी नहीं होगी, वैसी कंपनी को लिमिटेड कंपनी कहा जाता है, वैसी कंपनी को लिमिटेड कंपनी कहा जाता है। दोबारा सुनिएगा, मैंने कहा जिस कंपनी के ऋण भुगतान का दायित्व है उसकी कंपनी के मात्र मूल्य तक ही सीमित हो, न कि किसी शेयर धारकों की व्यक्तिगत परिसंपत्ति तक, वैसी कंपनी को हम लिमिटेड कंपनी कहते हैं। दूसरी कंपनी सुनिएगा, अनलिमिटेड कंपनी। देखो, अनलिमिटेड कंपनी जब शेयर धारकों की व्यक्तिगत परिसंपत्ति तक विस्तृत ऋण भुगतान का दायित्व वाली कंपनी ही अनलिमिटेड कंपनी कहलाएगी। अगर मान लो कि उसके जो शेयर होल्डर हैं, तो उसके जो निजी संपत्ति तक अगर उसका क्या हो जाता है कि जो ऋण का विस्तृत एक्सटेंशन हो जाता है, कि रिकवरी उसकी निजी संपत्ति से भी करी जाएगी, वैसी कंपनी को अनलिमिटेड कंपनी कहते हैं, वैसी कंपनी को अनलिमिटेड कंपनी कहते हैं। इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि जो अनलिमिटेड और लिमिटेड कंपनी मात्र प्राइवेट सेक्टर की कंपनी हो सकती है, गवर्नमेंट अर्थात पब्लिक सार्वजनिक सेक्टर की कंपनी वो मात्र लिमिटेड कंपनी होती है, उसे अनलिमिटेड कंपनी का यानी अनलिमिटेड असीमित कंपनी का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है। कौन सी कंपनी को? पब्लिक सेक्टर की कंपनी को इसका प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है। तो आपने कंपनी के प्रकारों को देखा, उम्मीद करता हूं यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद जो हमें अगला सब हेडिंग देखना है वो थोड़ी सी एक डीमैट अकाउंट, ये रह गया है ना, डीमैट अकाउंट, क्योंकि शेयर मार्केट के बाद मैंने बताया था कि इसे बता दूंगा, है ना। डीमैट अकाउंट, देखो ये जो डीमैट अकाउंट है, ये शेयर बाजार में कारोबार करने के लिए डीमैट खाता खुलवाना पड़ता है। कहा? शेयर बाजार में, शेयर बाजार में कारोबार करने के लिए, कारोबार करने के लिए, करने के लिए डीमैट अकाउंट, यानी ये जो डीमैट अकाउंट है, डीमैट अकाउंट खुलवाया जाता है। इसके लिए एक एड्रेस प्रूफ की जरूरत होती है, अगर आप चाहें तो आपका भी खुल जाएगा। एक एड्रेस प्रूफ की जरूरत होती है, एक एड्रेस प्रूफ की जरूरत होती है, साथ ही साथ पैन नंबर की जरूरत होती है, साथ ही साथ पैन नंबर की जरूरत होती है। इन शर्तों के पूरा होने पे जो डीमैट अकाउंट का जो अकाउंट है वो खोल दिया जाता है, और यह खाता मान्यता प्राप्त कोई ब्रोकरेज के यहाँ से, कोई फर्म के यहाँ से या बैंकों में खुलवाया जाता है। कोई मान लो जैसे शेर खा, ये कोई ब्रोकरेज है या कोई फर्म है, तो ये खाता कोई फर्म मान्यता प्राप्त, ध्यान रखिएगा, फर्म या ब्रोकरेज खोल के देगा, ब्रोकरेज खोल के देगा, ठीक है।
इस खाते में खुलने के बाद सदस्यों को एक कोड मिलेगा। मान लो आपने खाता खुलवा लिया तो आपको एक यूनिक आईडी, एक कोड नंबर दिया जाएगा और उसी नंबर के आधार पे आप शेयरों की खरीद बिक्री कर सकोगे। तो डीमेट खाता का जो डीमेट खाता होता है, ये खाता धारक को सालाना फीस देना होता है उस ब्रोकरेज या फर्म्स को जहां से डीमेट अकाउंट खुलवाया गया है। ये एक्चुअल में डीमेट अकाउंट है। डीमेट अकाउंट खुलवाने के बाद जो डीमेट अकाउंट है, आप ये खुल जाने के बाद शेयर बाजार में खरीद बिक्री कर सकते हो, शेयर खरीद सकते हो और बेच सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि अगर शेयर बाजार में पैसा लगाना, तो डीमैट अकाउंट पहले ही आपको प्रोसेस डीमैट अकाउंट करना होगा, खाता खुलवाना होगा किसी ब्रोकरेज या फर्म के माध्यम से, और मात्र दो ही चीज लगेगी। इसके बाद खाता खुल जाएगा, एक यूनिक कोड मिल जाएगा और वह आपके एक अकाउंट से जुड़ जाएगा, तो उसी से पैसा आता जाता, और ये एक प्रकार का मतलब उसी से पैसा आता कटता रहेगा या फिर पैसा क्या होता रहेगा उसमें ऐड होता रहेगा। इस ऐसे को ऐसे अकाउंट को डीमैट अकाउंट कहा जाता है। ऐसे अकाउंट को डीमैट अकाउंट कहा जाता है। जितनी भी कैपिटल मार्केट से संबंधित कुछ छूटा हुआ, जो छूटा बिसरा भूली चीजें हैं, उसे मैं पढ़ा देता हूँ, है ना, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो अगला लिख लो, पॉन्जी स्कीम। खूब इसे आ, ये चर्चा में रहा है पॉन्जी स्कीम, और ये हमेशा चर्चा में बना रहता है। तो देखो पॉन्जी स्कीम क्या होती है। देखो ये पॉन्जी स्कीम है, पहले एक उदाहरण से समझ लो कि जैसे कि कई बार आपको मिला होगा कि एक व्यक्ति आता है, एक व्यक्ति तीन को जोड़ता है, फिर ये तीन व्यक्ति, एक व्यक्ति तीन को जोड़ा और ये तीन तीन को जोड़े, ये भी व्यक्ति किसे तीन को जोड़ा, ये भी व्यक्ति तीन को जोड़ा, फिर ये व्यक्ति तीन को जोड़ेगा, ये व्यक्ति किसे तीन को जोड़ेगा, ये व्यक्ति तीन को जोड़ेगा। ये जोड़ने वाला सिस्टम ही पॉन्जी स्कीम है। ठीक है, अब इसको एकेडमिक लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं। ऐसी स्कीम्स कई बार मिली होंगी और खासकर आपके एजुकेशन यानी अभी भी मिल रही होंगी। आपको कोई ना कोई उठा के ले जाता होगा और बोलता होगा कि चलो देखो ये वर्क साफ होने वाला है, एक बार देख लो दुनिया बदल जाएगी, जीवन बदल जाएगा। और वो बड़ी बड़ी मर्सिडीज कार में लेके आते हैं, जो उनका मतलब वो नेता होता है, इधर उधर से वो लोग कार एक्चुअल में मर्सिडीज बेंज ये सारी कार उठा के या ओटी में आते हैं। तो आप लोग देखते हैं कि अरे इस पोंजी स्कीम में इस व्यक्ति ने अपने आप को लगाया और कितना पैसा कमाया। तो आकर्षित करने के लिए वो आजकल आप समझ ही रहे हैं, तो कहीं भी रेंट में कार मिल जाती है। ये जो व्यक्ति है एक्चुअल में उस कार को लेके, क्योंकि देखो आजकल सब खेल जो दिखता है वही बिकता है ना, जो दिखता है वही बिकता है, तो ये वाला खेल है। तो अब पॉली स्कीम को एकेडमिक लैंग्वेज में सुन लो। देखो यह स्कीम नए निवेशकों को अल्प अवधि में उच्च प्रतिशत में यानी उच्च प्रतिफल देकर आकर्षित करती है। ये जो पॉन्जी स्कीम है, ये नए नए इन्वेस्टर्स को यानी हाई उच्च लाभ देकर के, उच्च लाभ देकर के ये क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। यह अपनी ओर आकर्षित करती है। पॉन्जी स्कीम चार्ल्स पॉन्जी के नाम से संबंधित है। चार्ल्स पॉन्जी एक व्यक्ति थे। ये जो पॉन्जी स्कीम है, ये चार्ल्स पॉन्जी के नाम से क्या है, संबंधित है। चार्ल्स पॉन्जी के नाम से संबंधित है। इन्होंने 1920 में यानी 1920 में इस स्कीम को अपनाया। इस स्कीम को अपनाया, चार्ल्स पॉन्जी ने इस स्कीम को क्या किया, इस स्कीम को अपनाया। और इस प्रकार की जो फ्रॉड, ये जो स्कीम है, इस प्रकार की फ्रॉड स्कीम्स होती हैं, ये फ्रॉड स्कीम्स होती हैं। इसके अंतर्गत जो निवेशक होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं, जिनको प्रतिफल दिया जाता है, वो दूसरे निवेशकों के निवेश से ही प्रतिफल दिया जाता है। ऐसी कंपनियां प्रोबेबली किसी भी चीज का उत्पादन नहीं करती हैं, यह नेटवर्क के माध्यम से एक तरीके से नेटवर्किंग कंपनी है। एक प्रकार से ये नेटवर्क के माध्यम से दूसरे निवेशकों से पैसा कमाती है। आपके जीवन में कभी ना कभी ऐसी कंपनियों से जरूर पाला पड़ा होगा, जो कहीं ना कोई व्यक्ति पॉन्जी स्कीम के अंतर्गत जुड़ा है। आपको बोलते हैं कई बार कि देखो स्टार्टिंग में आपको 10,000 रुपया देना पड़ेगा, इसके बाद आप 3 लोग लेके आओगे और आप जीवन भर कमाते रहोगे, फिर इन आदमियों का काम है, ये लोग लेके आएंगे।
तो आपका जीवन पूरा इसी में चला जाएगा, मतलब कि इस पॉन्जी स्कीम में, कि आप लोगों को बेवकूफ बनाते रहेंगे। तो ये एक प्रकार की फ्रॉड स्कीम होती है, फ्रॉड स्कीम होती है पॉन्जी स्कीम। ये कई बार आपके जीवन में इनसे पाला पड़ा होगा, कोई फंस गया होगा और कोई इनसे निकल आया होगा। ये लोग देखो दिखावा कैसे करते हैं। एक जैसे दिखावा कैसे करते हैं ये लोग, मान लो कि इनने कहा कि देखो ये कंपनी है हमारी, ये कंपनी इतना अच्छा वो करती है, फला करती है, ढेका करती है। एज सच वो कुछ है नहीं है, एज सच वो कुछ है नहीं है। पॉन्जी स्कीम के अंतर्गत ये बोलेंगे कि देखो ये कंपनी है, तो एक व्यक्ति अगर इससे जुड़ेगा तो स्टार्टिंग में इसको 10,000 देना पड़ेगा। और इस व्यक्ति को टारगेट दिया गया है कि तुम्हें 3 व्यक्तियों को जोड़ना है। तो अब ये 3 व्यक्ति को जैसे इन्होंने पकड़ा है, इसको ट्रेनिंग जो 4 दिन की देके, अब इसे घुमा देंगे कि जाओ पकड़ के लाओ जमूड़ा, कोई ना कोई बकरा मिल जाएगा। तो इस व्यक्ति ने 3 बकरों को पकड़ के लाए, ये व्यक्ति 3 को पकड़ के लाए। अब इनका काम हो गया। हालांकि ये हेल्प करेंगे, ये असिस्ट करेंगे, ये इस व्यक्ति इनको असिस्ट करेंगे। अब ये 3 बकरा ढूंढेंगे। अब ये 3, अरे 3 मैंने उदाहरण दिया, 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं। बस ये समझ लो किसी भी चीज का उत्पादन नहीं ये कंपनियां करती हैं। ये पूरी तरीके से इन्हें जो ये पैसा मिलेगा, इनके निवेश से इस व्यक्ति को पैसा जाएगा, इनके निवेश से पैसा जाएगा। ये सभी स्कीम्स पॉन्जी स्कीम है, ठीक है। तो यहां तक आपने इस चीजों को देखा। अब देखो क्या होता है कि जो मैं कंपनी बता रहा था, ये भी आपने कंपनी देख लिया। कंपनी जब इंडस्ट्री में बताऊंगा तो उसके अंतर्गत कंपनियों की जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, तो इनको रेट करती हैं, इनको रेट करती हैं। तो थोड़ा सा रेटिंग की श्रेणियां देख लो। अब बता ही रहा हूं तो थोड़ा सा बता ही देता हूं, है ना। रेटिंग की श्रेणी देख लो। किसी कंपनी को कैसे रेट करती हैं। कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती हैं, कई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती हैं, जैसे कि भारत में क्रिसिल हो गई, इकरा हो गया, केयर हो गया, इसी तरह जैसे कि मूडीज हो गया। ये कुछ नामचीन जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, ये कुछ नामचीन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। तो यही क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कंपनियों को क्या करती हैं, रेट करती हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो कि किसी कंपनी को ए ट्रिपल ए यानी ए रेट किया, इसका मतलब होता है सबसे मजबूत, सबसे बेहतर है उसकी स्थिति, सबसे मजबूत है, सबसे मजबूत है, सबसे बेहतर है, सबसे बेहतर है, सबसे मजबूत है, सबसे बेहतर है, ठीक है। इसके साथ साथ देखोगे डबल ए, डबल ए, डबल ए वादों को पूरा करने में सक्षम है। ये वादों को पूरा करने में सक्षम है, वादों को पूरा करने में सक्षम है। इसका मतलब कि जो इसने वादा किया है कभी किसी से, तो उनको पूरा करने में अगर सक्षम है, इसकी स्थिति ठीक है, तो इसको डबल ए रेट दिया जाता है। अब एक सिंगल ए रेट यानी वादों को पूरा करने में सक्षम तो है, मान लो कभी किसी ने इसकी लेनदारियां देनदारियों से वादा हुआ है, तो पूरा करने में सक्षम तो है, लेकिन इसमें कुछ परिस्थितियों में यह प्रभावित हो सकती है, कुछ परिस्थितियों में यह प्रभावित हो सकती है। इस प्रकार से इन कंपनियों को, कोई भी कंपनी को रेट किया जाता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के माध्यम से, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के माध्यम से। तो डबल ट्रिपल ए रेटिंग, डबल ए रेटिंग, सिंगल ए रेटिंग, अभी ट्रिपल बी रेटिंग भी दी जाती है। ट्रिपल बी यानी वादों को पूरा करने की क्षमता तो है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में, आर्थिक स्थितियों में प्रभावित होने की संभावना इनमें इनसे ज्यादा होती है, ए से ज्यादा होती है। तो इनको ट्रिपल बी से दर्शाया जाता है। अब एक ट्रिपल सी वर्तमान में बहुत कमजोर है, जिसको अगर ये रेटिंग मिलती है ट्रिपल सी, इसका मतलब बहुत कमजोर कंपनी है, ठीक है, बहुत कमजोर कंपनी है। मान लो अगर किसी कंपनी को डी रेटिंग मिलती है, तो यह ऋण लौटाने में असफल हो जाए कोई कंपनी, तो इसको डी रेटिंग दे देंगे, ये इसको डी रेटिंग दे दिया जाएगा। तो ऐसे क्रेडिट रेटिंग करी जाती है कंपनियों के माध्यम से। ये प्रदर्शन यानी ये इंडेक्स है। अगर मान लो किसी कंपनी को डबल ट्रिपल ए मिला, तो इससे देखोगे, इसका भी मैं इंपैक्ट बताऊंगा, इससे आप देख पाओगे कि ये होता है कि वाकई में बहुत मजबूत है, सबसे बेहतर कंपनी है, सबसे अच्छी कंपनी है।
लेकिन डबल ए तो इसने जो कभी वादा किया है लेन देन इसकी स्थिति भी ठीक है, वादा को पूरा करने में सक्षम है। सिंगल ए ये कुछ परिस्थितियों में थोड़ी बहुत ये क्या हो सकती है, इधर उधर फेरबदल हो सकता है और इसमें ज्यादा फेरबदल हो सकता है। सी में क्या है कि ये काफी कमजोर मानी जाती है और टी जो ऋण लौटा ही ना सके, तो ऐसे इसको क्या किया जाता है, क्रेडिट रेटिंग करी जाती है। देखो इन श्रेणियों के अतिरिक्त ऐसा नहीं कि मात्र इसी इंडेक्सेशन के माध्यम से ही क्रेडिट रेटिंग करी जाती है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा कई अन्य श्रेणियों को भी निर्धारित कोई अन्य श्रेणियों के माध्यम से भी निर्धारित किया जाता है। जैसे कि किसी संस्था या देश की स्थिति को बेहतर ढंग से आकलन करने के लिए कई श्रेणियों का जो ये रेटिंग है कई इंडेक्सेस का प्रयोग किया जाता है। अब एक्चुअल में इसका जो प्रभाव है वो कैसे पड़ता है, पहले तो हम भारत की कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को देख लेते हैं, कुछ कंपनी को देख लेते हैं जो क्रेडिट रेटिंग भारत की जो क्रेडिट रेटिंग सॉरी क्रेडिट है ना, एक तो भारत की कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, भारतीय कंपनियों की क्रेडिट रेटिंग के लिए क्रेडिट क्रेडिट रेटिंग के लिए रेटिंग के लिए अब देखोगे कि जैसे क्रिसिल हो गया, क्या हो गया, क्रिसिल हो गया, क्रिसिल हो गया, दूसरा जैसे इकरा हो गया, क्या हो गया, इकरा हो गया, क्रिसिल इकरा, और तीसरा हो गया केयर, केयर। ये कुछ भारतीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं जो कंपनी को क्या करती हैं, रेट करती हैं, कंपनी को रेट करती हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आपने चीजों को देखा। अब देखो भारत में जो साख निर्धारण के संबंध में क्रिसिल भारत की सबसे पुरानी, ये जो क्रिसिल है ना, ये भारत की सबसे क्या है, पुरानी और विश्वसनीय संस्था है। अगर ये किसी कंपनी को रेट निर्धारित कर दे तो कहा जाता है कि नहीं ये विश्वसनीय है, मतलब इसकी जो रेटिंग है अच्छी मानी जाती है। ये काफी विश्वसनीय संस्था है और इसकी जो स्थापना है वो 1987 में करी जाती है और यह अपना जो कार्य है ये 1988 यानी एक साल बाद से अपना कार्य ये क्रिसिल शुरू कर देती है, ठीक है। तो अब जो क्रेडिट रेटिंग का जो ग्रेड्स परिवर्तन है और पूंजीगत संरचना का जो प्रभाव है, इनका क्या प्रभाव पड़ता होगा, ऐसा तो है नहीं कि इनका कोई मार्केट में प्रभाव ही ना पड़ता होगा। तो पहले इस प्रभाव को देखते हैं। देखो यदि किसी अर्थव्यवस्था का या उसकी मुद्रा का साख निर्धारण बढ़ा दिया जाए, ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी अर्थव्यवस्था का किसी अर्थव्यवस्था का या मुद्रा का क्रेडिट क्या है, साख निर्धारण बढ़ा दिया जाए तो उस देश को ऋण देना, उसमें से निवेश करना अधिक सुरक्षित माना जाएगा, अधिक सुरक्षित माना जाएगा। मान लो कि भारत की क्रेडिट रेटिंग या फिर भारत की किसी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, तो उस कंपनी में जो ऋण आएगा निवेश सुरक्षित माना जाता है, क्या माना जाता है, सुरक्षित माना जाता है। क्रेडिट रेटिंग बढ़ने से उस देश को कम ब्याज दर पे या उस कंपनी को कम ब्याज दर पे जो विदेशी ऋण है वो प्राप्त हो जाता है और शर्तें भी आसान होती हैं, उसके लिए कोई बहुत वैसी शर्तें भी नहीं होती हैं, ठीक है। तो आसान शर्तों में अधिक से अधिक ऋण मिलना शुरू हो जाता है, सस्ता ऋण मिलना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ उस देश में विदेशी निवेशक भी जो रुचि लेते हैं और नए निवेशक इस देश में निवेश करना चाहते हैं। इसके बाद आप देखोगे कि ऑब्वियस जब निवेश बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था भी धीरे धीरे क्या है, आगे बढ़ने लगेगी और प्रोग्रेस जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेगी। तो आपने देखा कि अगर अर्थव्यवस्था में किसी कंपनी का या मुद्रा का अगर क्रेडिट रेटिंग है, अगर उसको बढ़ा दिया जाता है तो क्रेडिट रेटिंग बढ़ाने से उस कंपनी या उस देश को जो ऋण है वो क्या मिलने लगेगा, सस्ता मिलने लगेगा, क्योंकि ये लोग समझेंगे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो निवेशक हैं, कि ये कंपनी क्या है, सेफ है, इसमें निवेश किया जा सकेगा। और जब ऐसी हालात होगी तो उस देश में ऑब्वियस है ये ज्यादा से ज्यादा सस्ती दर पे ब्याज क्या कर सकेगी, सस्ती ब्याज दर पे ऋण
प्राप्त कर सकेगी। और जब सस्ती ब्याज दर पे ऋण प्राप्त कर सकेगी तो इसकी जो उन्नति के लिए अपना पैसा लगाएगी और देश की जो उन्नति है या उस खुद कंपनी की उन्नति है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये इफेक्ट पड़ता है। अब देखो कई बार कंपनियां फ्रॉड भी जो आईएलएफएस का कहीं ना कहीं मिसमैच था, वो कहीं ना कहीं क्रेडिट रेटिंग जो कंपनियों के एक तरीके से ये मिली जुली मतलब है मिलत की वजह से इनके बीच में कुछ एक्सेस होने की वजह से कई बार लॉसेस भी होते हैं। मान लो कि कोई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, मान लो कि कोई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है और किसी कंपनी की फालतू में रेटिंग कर दी। अब उसकी कोई कंपनी की वही नहीं है, कोई मतलब एक तरीके से कोई औकात नहीं है उस कंपनी की, फिर भी उस कंपनी को ऋण मिल रहा है, तो उसे ऑब्वियस है कि वो डूबी हुई कंपनी है और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी उसको रेट करती है तो ऋण तो मिलेगा। लेकिन एक दिन वो और बड़ी समस्या खड़ा कर देगा। वो और क्या कर देगा कि देश या फिर पूरी अर्थव्यवस्था में या जितने लोगों का पैसा जब पड़ा होगा उसमें उस पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर देगा। ठीक है, तो इससे दोनों लॉसेस होते हैं कि अगर क्रेडिट रेटिंग जो कंपनियां हैं अगर वो सही नहीं हुई तो आप देखोगे इसके चलते ये समस्या उभर के आती है। और जो कि मैंने बताया पिछले से पिछले साल जो आईएलएफएस डूबा वो कहीं न कहीं इसी का ही तो उदाहरण माना जाता है कि क्रेडिट रेटिंग ने खूब इनको रेट करके रखा था, उसके पास कोई ऐसा था ही नहीं कारोबार के लिए, फाइनली वो क्या हो गई, डूब गई। तो आप इससे ये कह सकते हो कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का किसी भी देश में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है और उस देश की उन्नति के लिए और अवनति के लिए दोनों के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जिम्मेदार होती है। तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से आप मेंस में भी क्वेश्चन और अगर पीटी में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको बहुत डिटेल से आप किसी के भी साथ डिस्कस कर सकते हैं। और मैंने बताया कि जैसे कि हमारी भारत की क्रिसिल, ठीक है ना, केयर, इकरा, ये भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। अब जैसे मूडीज, फिच, ठीक है ना, एसएनपी, ये कहाँ की, ये अमेरिका की विदेशी ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। और कई बार कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अपने देश की कंपनियों को ज्यादा रेट दे देते हैं। इससे भी बहुत ज्यादा प्रभाव और खासकर भारत जैसे हम जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, वो जानकर भी उसको क्या क्रेडिट कम रखती हैं, साख कम रखती हैं, ताकि क्या हो जाए, इनके यहाँ ज्यादा पैसा ना जा पाए और ये प्रोग्रेस ना कर पाए। तो इनकी भी अपनी स्ट्रेटजी रणनीति होती है। कहीं न कहीं ये लोग भी इन सारी चीज़ों पे एक तरीके से ये कह सकते हो कि उन्नति नहीं देखना चाहते हैं, ठीक है? तो आपने क्रेडिट रेटिंग का इम्पैक्ट देखा, ओके? अब आपको देखना है ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ओवर द काउंटर ओवर द काउंटर ऑफ एक्सचेंज ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, है ना? ओटीसीईआई बोलते हैं, ओटीसीईआई। अगर लिखना चाहो तो लिख लो ओवर द काउंटर ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी ओटीसीईआई। जरा ध्यान से सुनिएगा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। देखो, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की जो स्थापना है वो 1990 में करी जाती है, 1990 में करी जाती है। दोबारा सुनिएगा, इसकी जो स्थापना ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की जो स्थापना है ये 1990 में करी जाती है। इस एक्सचेंज की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य रहता है वो कम लागत पर नई परियोजनाओं के लिए वित्त जुटाना। जो नई नई परियोजनाएं स्टार्टअप्स हैं उनको कम कम लागत पर क्या करना, वित्त जुटाना, निवेशकों को पारदर्शी और कुशल तरीके से ट्रेडिंग सुविधाएं भी उपलब्ध करवाना। ठीक है, निवेशकों के लिए एक बेहतर यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कह सकते हो, बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना और साथ ही साथ इनके लिए जो नई नवेली कंपनी है, इन नई नवेली कंपनी यानी परियोजनाओं के लिए पूंजी इकट्ठा करना, यानी नई नवेली नई परियोजनाओं के लिए पैसा इकट्ठा करना। ठीक है, पैसा इकट्ठा करना। इसके साथ साथ ओवर द काउंटर स्टॉक एक्सचेंज भारत में स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि आप देखोगे कि छोटे और मध्यम आकार की जो फर्में हैं इनको पूंजी क्या करता है, बाजार तक इनकी पहुंच एक्सेस को इसमें हेल्प करता है।
ताकि वे पूंजी बाजार के लाभ को प्राप्त कर सके और एमएसएमई अपने जो उद्देश्य है उनको फुलफिल किया जा सके। साथ ही साथ भारत के शेयर मार्केट में जो स्क्रीन आधारित कारोबार है, मतलब जो कंप्यूटर स्क्रीन आधारित कारोबार का मतलब जो कंप्यूटर पर आधारित कारोबार है, उसकी भी शुरुआत यहीं से करी जाती है, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया से। ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया से करी जाती है। तो इसकी स्थापना कब 1990 में होगी। 1990 में यह नई परियोजनाओं को क्या करेगी, ये पूंजी उपलब्ध करवाएगी। जो छोटी छोटी नई नवेली परियोजनाएं होंगी उनको एक आसान सिंगल विंडो क्लियरेंस और आसान क्या है, आप ये कह सकते हो जो व्यापार को सुगम बनाया जाएगा। व्यापार को आसान और सुगम बनाया जाएगा। आसान एवं सुगम बनाया जाएगा। सुगम बनाया जाएगा। ओके, तो यहाँ आपने ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया को पढ़ा। ठीक है, आज ये कैपिटल मार्केट समाप्त कर लेंगे, कल से हम एकदम नया फ्रेश चैप्टर लेंगे। और आज भी सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कर लें, कैपिटल मार्केट हमारा समाप्त हो जाएगा। कल जो है ना, कल हम इसी के अंतर्गत आप देख पाओगे कि नेशनल इनकम एक नया चैप्टर और बेहतरीन चैप्टर उठा के लेके आएंगे। ठीक है, चलो अभी समाप्त नहीं हुआ है, आगे पढ़ना है बैंकेस। ये बैंकेस होता है, बैंकटेस नहीं बोल रहा, बैंकेस बोल रहा हूँ, ठीक है ना, बैंकेस बोल रहा हूँ। साउथ इंडिया में बैंकटेस नाम बड़ा पॉपुलर होता है ना, बैंकेस, बैंकेस। देखो ये बैंकेट्स क्या है, जरा इस पे थोड़ा सा फोकस करना। देखो ये इक्विटी बाजार में, जो इक्विटी मार्केट है, जो शेयर मार्केट है, इक्विटी बाजार में बैंकिंग स्टॉक एक्सचेंज में एक प्रमुख खंड के रूप में उभरने के कारण तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसके द्वारा बैंक स्टॉक के लिए विशेषीकृत सूचकांक तैयार करने की आवश्यकता पड़ी। और इसमें से 12 बड़े बैंकों के शेयरों की जो कीमत के आधार पर 1 जनवरी 2002 से इसे शुरू किया गया। इसकी जो आधार तिथि है वो 1 जनवरी 2002 है और इस पे आधार मूल्य 10,000 पाउंड्स रहा। 10,000 पाउंड्स रहा। तो बैंकेस एक्चुअल में ये समझ लो कि ये जो इक्विटी मार्केट है उसमें इस एक ये स्टॉक के रूप में एक उसकी खंड के रूप में कार्य करता है। ठीक है, उसके एक खंड के रूप में कार्य करता है, ये और कुछ नहीं है। बस ये जान लो इक्विटी बाजार में, जो इक्विटी बाजार है, पढ़ाया इक्विटी बाजार है ना डिटेल से। इक्विटी बाजार में बैंकिंग स्टॉक में, ध्यान से सुनिएगा, बैंकिंग स्टॉक है ना, बैंकिंग स्टॉक में एक प्रमुख खंड के रूप में उभरा, एक प्रमुख पार्ट के रूप में, खंड के रूप में उभरा। ठीक है, ये एक्चुअल में बैंकेस है। अब स्पॉट एक्सचेंज, अगला सब हेडिंग है स्पॉट स्पॉट एक्सचेंज, एक्सचेंज एक्सचेंज, स्पॉट एक्सचेंज। जरा ये एक नया सब हेडिंग है, ये एक नया सब हेडिंग है, इसको सुन लो। स्पॉट एक्सचेंज क्या है, इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। देखो भारत में जो स्पॉट एक्सचेंज है इसका मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से है। ये इसका मतलब एक ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से है जो कृषिगत उत्पाद है, जो एग्रीकल्चर से संबंधित उत्पाद है, जो कृषिगत उत्पाद है। साथ ही साथ सोना हो गया, ये कृषिगत नहीं है, इसमें ये भी शामिल है, सोना हो गया, चांदी हो गया, या फिर कुछ ऐसे विशिष्ट उत्पाद, या फिर किसी भी जैसे बुलियन हो गया। तो इनका क्रय विक्रय को इन वस्तुओं में स्पॉट यानी सुपुर्दगी जो एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है उपलब्ध करा करके आसान बनाया जाता है, इसको आसान बनाया जाता है। यह बाजार भी स्टॉक एक्सचेंज के रूप में प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय की तरह कार्य करता है। जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज में जो प्रतिभूतियां हैं उसको खरीदने बिक्री का, शेयरों को खरीदने बिक्री का काम किया जाता है, वैसे ही स्पॉट एक्सचेंज भी काम करता है।
लेकिन यह जो खरीद बिक्री का काम करता है, यह कृषिगत उत्पादों को और सोना चांदी से संबंधित या फिर बुलियन से संबंधित चीजों के खरीद बिक्री के लिए आसान बनाता है और प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए बेहतर एक विंडो उपलब्ध करवाता है, एक बेहतर विंडो उपलब्ध करवाता है। स्पॉट एक्सचेंज में वस्तुओं के विक्रेताओं द्वारा गारंटी सहित प्रत्यक्ष जो बेचने की प्रणाली है, इसको विपणन माना जा सकता है। स्पॉट एक्सचेंज वस्तुओं के व्यापार के लिए, स्टॉक एक्सचेंज में जैसे अगर हम बात करें तो कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार के समझौते से ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक बाजार जहां पे किसान या फिर कोई व्यापारी राष्ट्रीय स्तर पर क्या कर सकेगा, अपनी वस्तुओं की जो मूल्य की जानकारी प्राप्त करते हुए और उसी स्थान पर किसी भी वस्तु या फिर धातु को या कोई भी जैसे कृषिगत उत्पाद है उनको खरीद बेच सकेगा। तो बस ये सिंपल से आपको ये पूरी रामायण और पहाड़ा नहीं याद रखना है, आपको ये ध्यान देना है कि मैंने जो स्पॉट एक्सचेंज के अंतर्गत बताया, ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। इसमें कृषिगत संबंधित चीजें और सोना चांदी या ऐसी चीजों को क्या किया जाता है, खरीदा बेचा जाता है। यह स्टॉक एक्सचेंज की तरह ही स्पॉट एक्सचेंज है। स्टॉक एक्सचेंज की ही तरह ये स्पॉट एक्सचेंज है। ठीक है। अब जैसे भारत में 4 स्पॉट एक्सचेंज हैं जो कार्य कर रहे हैं। भारत में 4 स्पॉट एक्सचेंज हैं। हालांकि यहां से क्वेश्चन मैं बता देता हूं, कभी पूछा नहीं गया है और मुश्किल ही पूछा जाएगा। नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड, नेशनल, ये कोई पढ़ाएगा नहीं लेकिन फिर भी पढ़ लो। स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड, एक्सचेंज 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 लिमिटेड। दूसरा है एनसीडीईएक्स, स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड। और रिलायंस स्पॉट एक्सचेंज इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और इंडियन बुलियन स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड, ये सभी स्पॉट एक्सचेंज हैं। एक को हमने देखा, ये दो, और दो मैंने ऑलरेडी बता दिया। ठीक है। तो स्पॉट एक्सचेंज के कुछ लाभ हैं, वो क्या क्या लाभ हैं जरा इसमें थोड़ा सा हम नजर डालते हैं। देखो, जो स्पॉट एक्सचेंज है ये पूरे देश के किसानों को, व्यापारियों को और जिसके पास रिसोर्सेस संसाधनकर्ताओं की बड़ी संख्या में भागीदारी को बेहतर सुनिश्चित करता है। इस मार्केट के अंतर्गत उनकी भागीदारी को बढ़ाता है। साथ ही साथ यह उत्पाद के गुणवत्ता और उनके सर्टिफिकेशन, भंडारण यानी स्टोरेशन और बेचने की यानी बाजार विपणन, इन सारी चीजों में भी सहायता उपलब्ध करवाता है। कीमत निर्धारण में पारदर्शिता, जो ट्रांसपेरेंसी है, वो कीमत निर्धारण में जो डिटर्मिनेशन में ट्रांसपेरेंसी को भी सुनिश्चित करता है। और एक बेहतर जो कीमत प्रणाली के माध्यम से किसी भी वस्तु और सेवाओं का कीमत निर्धारित वस्तुओं का कीमत निर्धारित किया जाता है। क्रेता तथा विक्रेता दोनों के लिए उचित व्यापार व्यवहार भी वातावरण, ऐसी चीजें ये उपलब्ध करवाता है। ये सारे काम स्पॉट एक्सचेंज के होते हैं। ठीक है। तो यहां तक आपने स्पॉट एक्सचेंज को भी देखा। अगला हमारा सब हेडिंग होना चाहिए डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स। देखो ये डेरिवेटिव्स क्या है, अगर हम इसको सिंपली कहें, डेरिवेटिव्स एक ऐसा वित्तीय उपकरण है, ये एक प्रकार का वित्तीय उपकरण है, एक ऐसा वित्तीय उपकरण है, ऐसा वित्तीय उपकरण है, ध्यान रखिएगा ये क्या है, वित्तीय उपकरण है, जिसका स्वयं का कोई स्वतंत्र मूल्य नहीं है। इसका स्वयं का कोई स्वतंत्र मूल्य नहीं है। तो मतलब क्या है इसका, अभी बताता हूं। स्वतंत्र का कोई मूल्य नहीं है। जैसे कि हम प्रतिभूतियों में देख रहे थे, कोई मूल्य नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई मूल्य नहीं है इसका स्वतंत्र का। लेकिन आप देखोगे इसका मूल्य लाभ इसके अंतर्गत अंतर्निहित परिसंपत्तियों पे है। इसका जो मूल्य है, इसके अंतर्निहित इसके अंतर्निहित इसके अंतर्निहित अंतर्निहित परिसंपत्तियों का है, परिसंपत्तियों का है, इसके अंतर्निहित परिसंपत्तियों का। इसी को डेरिवेटिव्स कहा जाता है, इसी को डेरिवेटिव्स कहा जाता है।
जैसे कि उनके एग्रीमेंट में परिसंपत्तियों के, जैसे मान लो कमोडिटी हो गया, बुलियंस हो गया, मुद्रा हो गया, प्रतिभूति, ये सारी चीज उसके एग्रीमेंट में क्या होती है, भागीदार होती है। डेरिवेटिव्स भी एक प्रकार का फॉरवर्ड फ्यूचर ऑप्शन है, एक प्रकार का ये भी फॉरवर्ड फ्यूचर ऑप्शन है। तो कुछ नहीं, बस सब कुछ भूल जाइएगा, क्वेश्चन ये सब इतना नहीं पूछेगा। दो चीज इसमें याद रखना है डेरिवेटिव्स में, क्या कि पहले तो ये भी एक प्रकार का वित्तीय उपकरण है जस्ट लाइक प्रतिभूति, लेकिन इसका कोई स्वतंत्र मूल्य नहीं है। इसके अंतर्गत जो निहित परिसंपत्ति है उसी के मूल्य के आधार पे इसका डिसाइड मूल्य होता है, इसका मूल्य डिसाइड होता है, इसको डेरिवेटिव्स कहा जाता है। ठीक है, अब फॉरवर्ड अनुबंध देख लो। अगला क्या है, फॉरवर्ड अनुबंध। ये क्या होता है, फॉरवर्ड अनुबंध। देखो फॉरवर्ड अनुबंध की बात करें तो यह एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है, यह एक प्रकार की संविदा है, अनुबंध है, यह एक प्रकार का संविदा है। यानी ये क्या है, एग्रीमेंट है, जिसमें भविष्य के किसी निश्चित तारीख को पूर्व निर्धारित मूल्य पर किसी वित्तीय परिसंपत्ति, मुद्रा या कमोडिटी का क्रय करने से संबंधित अनुबंध किया जाता है। दोबारा सुनिएगा कि यह एक प्रकार का जो फॉरवर्ड अनुबंध है, यह एक प्रकार का एग्रीमेंट है, ये प्रकार एक प्रकार का एग्रीमेंट है, एक प्रकार का एग्रीमेंट है। इस एग्रीमेंट के अंतर्गत आपको क्या समझ आएगा कि कब भविष्य में कोई चीज का क्या कर दिया गया है, सौदा कर लिया गया है, पहले से निर्धारित कर लिया गया है, तो उस वित्तीय परिसंपत्ति का जो मुद्रा है या कमोडिटी है उसके क्रय मूल्य, क्रय विक्रय के, परिसंपत्ति के क्रय विक्रय के संबंध से संबंधित एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है। यह एक प्रकार की संविदा है, अनुबंध है, एक प्रकार की संविदा है। जैसे कि उदाहरण से समझो, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कोई किसान है और अगर वो अभी मान लो जैसे कि इस समय जो जनवरी का टाइम है, लेकिन उसने सरसों का किसी के साथ, किसी व्यापारी के साथ एग्रीमेंट कर लिया है कि मैं सरसों 5,000 में बेचूंगा, लेकिन वो आज ही निर्धारित कर लिया है फ्यूचर की कीमतों को। ठीक है, तो ये एक प्रकार का फॉरवर्ड अनुबंध है। क्या है, फॉरवर्ड अनुबंध है। ठीक है, तो आपने फॉरवर्ड अनुबंध देख लिया। अब फ्यूचर अनुबंध, देखो फॉरवर्ड और फ्यूचर दोनों दोनों एक ही हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। फ्यूचर अनुबंध, सॉरी, अनुबंध है ना, फ्यूचर अनुबंध, ये समझो ये और फॉरवर्ड में बहुत डिफरेंस नहीं है, बहुत ज्यादा, ये सेम वैसी ही है, ये सेम वैसी है। अब इसमें क्या है, देखो फ्यूचर अनुबंध भी दो पक्षों के बीच होने वाला एक प्रकार का एग्रीमेंट है, जिसमें भविष्य की किसी निश्चित तारीख को जो पूर्व निर्धारित तारीख है उसमें अगर डिसीजन ले लिया गया है, तो वैसी जो किसी वित्तीय परिसंपत्ति या मुद्रा या कमोडिटी को विक्रय करने के लिए एक अनुबंध किया जाता है। ऐसे अनुबंध सामान्यतया एक्सचेंज के माध्यमों से किए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो फॉरवर्ड मार्केट के अंतर्गत वो स्वतंत्र होते हैं, लेकिन जो फ्यूचर अनुबंध है ये हमेशा, इसमें यही दोनों में डिफरेंस है, ये हमेशा स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से किए जाते हैं। जो फ्यूचर अनुबंध हैं वो हमेशा स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से किए जाते हैं। स्टॉक एक्सचेंज जो होते हैं इनके द्वारा अनुबंधों की शर्तें और मानक जो स्टैंडर्ड है वो निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार से जो ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो संविदा है, इनका निपटान और समाशोधन की भी गारंटी वही स्टॉक एक्सचेंज की होती है। बल्कि जो फॉरवर्ड अनुबंध है, फॉरवर्ड अनुबंध में ऐसा नहीं होता है। फॉरवर्ड अनुबंध में जो इसमें किसी भी प्रकार से कोई स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं होता, ये दोनों ही पक्षों के बीच एक अनौपचारिक ढंग से कर लिया जाता है। ये बस बात इसमें से अगर आप देखोगे कि अगर कोई समस्या आती है संविदा से संबंधित, इसके निपटान या समाशोधन से संबंधित, इसकी कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व भी नहीं है। तो ये एक्चुअल में फ्यूचर अनुबंध और सॉरी फॉरवर्ड अनुबंध और फ्यूचर अनुबंध में डिफरेंट है। मतलब ये एक लीगल संस्था के साथ बंधा हुआ है, थर्ड पार्टी पार्टी इन्वॉल्व होगी, जो कि स्टॉक एक्सचेंज है, बल्कि ये सिर्फ दो ही लोगों के बीच होगा, ये सिर्फ दो ही लोगों के बीच होगा। तो ये फॉरवर्ड अनुबंध है, फ्यूचर अनुबंध है। इन दोनों में आपसे थोड़ा बहुत हिला जुला के क्वेश्चन पूछ लेगा और आप गलत नहीं करिएगा, बस मैंने इस वजह से इन दोनों को बताने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूं यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो आज का हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट लेक्चर है वो, एक मिनट,
इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, है ना, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ना ही पड़ेगा, इसके बिना पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है। तो इसे हम क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं ना, पीछे भी क्यों आ रहे हो। चलो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जरा ध्यान से सुन लो कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है क्या। बस थोड़ा जल्दी से मैं बताऊंगा, टाइम समझ आ जाएगा, परेशान होने की बात नहीं है। और मैं ये आपको टेलीग्राम में, जो टेलीग्राम अनअकैडमी देवी सिंह करके है, उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। और उस टेलीग्राम के ज्वाइन करने के बाद आपको क्या करना है कि वही सारी चीजें मिल जाएंगी। जरा ध्यान से सुनना, देखो ये जो संहिता है, ये जो एक प्रकार का कोड है, एक प्रकार का कानून है, ये क्या है, एक प्रकार का कानून है। ये कब आता है, 2016 में आता है। इससे पहले जो इस कंपनी के जो फ्रॉड से संबंधित जो कानून हुआ करते थे, तो कंपनी के फ्रॉड या लेनदारियों में कोई अगर अनियमितता बरती गई है, तो उन कानूनों को सभी को प्रतिस्थापित कर देगा। कौन सा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी, इसको दिवाला एवं दिवालिया संहिता भी हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, तो जो भी अभी तक सारे कानून हैं उनको सभी को हटा करके ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 1 जून को लागू किया जाएगा। और ये जो इस समय एनडीए की सरकार है, ये जीएसटी के बाद ये दूसरा आर्थिक सुधार के तौर में दूसरा सबसे बड़ा क्या देखा जाता है, कदम देखा जाता है। देखो भारत में एक समस्या रही है भाइयों, भारत में क्या समस्या रही है कि यहाँ जितना आसान समझो कि किसी भी चीज को या कंपनी खोलना है या निवेश करना है, उससे ज्यादा कठिन यहाँ से कंपनी को छोड़ के अर्थात एक कारोबार बंद करके निकलना है। इसको और साधारण भाषा में सुनिएगा, मैंने कहा कि हमारे जैसे देश में या भारत में कुछ विसंगतियां रही हैं, कुछ कमियां रही हैं, कुछ खामियां रही हैं। कि ये कहा जाता है कि जितनी मान लो जितना आसान यहाँ निवेश करना है, उससे ज्यादा कहीं कठिन क्या है कि यहाँ कारोबार को छोड़ करके बंद करके खत्म करके निकलना है। क्यों, क्योंकि यहाँ एक प्रकार के चक्रव्यूह की तरह इसमें से इतने कानून, इतने रूल्स, इतने रेगुलेशंस, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो इसमें बहुत सारा एक जटिल प्रक्रिया हो जाती है। इसके चलते बहुत सारी अनियमितताएं देखने को मिली, इसमें से इंडिविजुअल्स को भी समस्याएं होने लगी, कुछ औद्योगिक इकाइयां हैं उन्हें भी समस्याएं होने लगी। तो इन सभी को ध्यान देते हुए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लाया गया। इन सभी चीजों को ध्यान देते हुए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लाया गया। अब देखो पहले होता क्या था कि इससे संबंधित अगर आप देखोगे, इसमें मेंशन होना चाहिए, है ना, चलो है तो ये पहले इससे संबंधित होता क्या था कि जो कंपनी लॉ, जो कंपनी लॉ बोर्ड है या बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे सारी चीजों का निस्तारण किया जाता था। सॉरी, मैंने बताया इसमें बहुत सारी समस्याएं आ जाती थी, बहुत प्रॉब्लम्स देखने को मिलती थी। क्योंकि जितनी प्रॉब्लम्स मैंने बताया कि अगर मान लो कि कोई कंपनी आ रही है, तो उसे कई तो विंडो में जाना पड़ता था, फला जगह से रजिस्ट्रेशन करवाओ, यहाँ से रजिस्ट्रेशन करवाओ, वहां से रजिस्ट्रेशन करवाओ। जैसे आज भी आप देखते हो कि आपको डीएल बनवाने जाना पड़ता है तो 50 जगह घूमते हो, आधार कार्ड बनवाने जाना पड़ता है तो 50 जगह घूमते हो। मतलब क्या कि यहाँ सिंगल विंडो क्लियरेंस नहीं था, जो सुगमता होनी चाहिए व्यापार के लिए वो नहीं थी। ठीक है, और दूसरी बात, उस वो तो थी ही नहीं, लेकिन इसमें जो और समस्या थी कि इसके लिए कि अगर कोई अनियमितताएं कोई कर रहा है तो इसको कहाँ चैलेंज किया जाएगा। कोई एक ऐसा सुदृढ़ और मतलब एक रूपता नहीं पाई जाती थी नियमों में, कोई एक यूनिवर्सली कोई नियम नहीं था। ठीक है, कोई एक नियम नहीं था, उसमें यूनाइट नहीं दिखते थे, बहुत सारे नियम थे, किसी के नियम के आधार बना के कोई किसी भी चीज को चैलेंज कर रहा था, कोई किसी भी चीज को चैलेंज कर रहा था। तो ये सारी समस्या देखने को मिली। अब थोड़ी सी देखो पहले कि ये जो मैंने बताया दिवाला और दिवालिया, यानी इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी है क्या, ये तो समझ में आ गया। तो पहले तो हम इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी देखते हैं। लेकिन ये तो आपको पता चल गया कि कब आया और इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो भी कंपनी या व्यक्तिगत लोगों से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, कंपनी या इससे संबंधित उन समस्याओं के लिए एक कोड के अंतर्गत सारी चीजों का कोडिफिकेशन कर दिया गया है। इसमें क्या कहा गया, जो इंसॉल्वेंसी, ये जो दिवाला है, सॉरी मैं ये आपको स्थिति बताता हूँ। देखो जो इंसॉल्वेंसी है क्या, ये दिवाला है क्या, कब कोई व्यक्ति दिवाला होता है, एक फिनेंशियल स्थिति है, ये एक फिनेंशियल स्थिति है। मान लो जिसमें एक व्यक्ति अपनी जो निजी तौर पर भी एक
एक व्यक्ति हो सकता है या कोई औद्योगिक इकाई हो सकती है, वह अपनी लायबिलिटी अर्थात देयताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है। कोई व्यक्ति या कोई कंपनी अपनी लायबिलिटी अर्थात देयताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है, तब इसी स्थिति को इंसॉल्वेंसी कहा जाता है और यह अनैच्छिक स्थिति है। ये इच्छा पर नहीं है, ये क्या है? अनैच्छिक स्थिति है। लेकिन इंसॉल्वेंसी के बाद तो बैंकरप्सी आएगा। देखो, इंसॉल्वेंसी की स्थिति को अगर कानूनी मान्यता प्रदान कर दिया जाए, इस इंसॉल्वेंसी की स्थिति को अगर कानूनी मान्यता प्रदान कर दिया जाए, किसी प्राधिकरण के सामने इसको चैलेंज कर दिया जाए और उसको क्या कर दिया जाए, एक कानूनी मान्यता देकर के, तो उस स्थिति को बैंकरप्सी कहा जाएगा। उस स्थिति को बैंकरप्सी कहा जाएगा। अगर मान लो कि ये सक्षम नहीं है और इसको चैलेंज किया गया किसी अधिकरण में और उसके पास वो देने की क्षमता ही नहीं है, तो इसको बैंकरप्ट मान लिया जाएगा। ठीक है, ये अगर किसी औद्योगिक इकाई को औपचारिक रूप से या नियमों के अंतर्गत इसको चैलेंज करके उसको बैंकरप्ट करवा सकते हो, इंसॉल्वेंट करवा सकते हो। तो अगर उसको इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया जाता है तो यह स्थिति बैंकरप्सी की कहलाएगी, यह स्थिति बैंकरप्सी दिवालिया की कहलाएगी। ठीक है, अब देखो, दिवालिया एक ऐच्छिक दशा है कि वो व्यक्ति दिवालिया होना चाहता है या वो क्या पैसा भरेगा। ठीक है, तो ये ऐच्छिक दशा है। इससे यह पता चलता है कि देखो, जो इंसॉल्वेंसी की दशा हमेशा जो बैंकरप्सी की दशा हमेशा इंसॉल्वेंसी की दशा भी होगी, लेकिन इंसॉल्वेंसी की हर एक दशा, ध्यान रखिएगा, बैंकरप्सी की दशा को जन्म नहीं देगी। इंसॉल्वेंसी की हर एक दशा बैंकरप्सी की दशा को जन्म नहीं देगी। कैसे? मैंने वही चीज तो आपको समझाने की कोशिश करी कि मान लो अगर इसको कानूनी रूप दे दिया जाए तो बैंकरप्ट हो जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक दशा, ये जो बैंकरप्सी जो इंसॉल्वेंसी की जो इंसॉल्वेंसी की हर एक दशा अनिवार्य रूप से बैंकरप्सी की ही दशा हो, अनिवार्य रूप से बैंकरप्सी की ही दशा हो, नहीं भी हो सकती है। सो पॉसिबल है ना? यदि मान लो एक व्यक्ति या औद्योगिक इकाई को बैंकरप्ट घोषित कर दिया जाए, बैंकरप्सी घोषित कर दिया जाता है, तब उसके ऋण निस्तारण के लिए कोई ना कोई तो प्रक्रिया होगी, तो उसकी जो ऋण निस्तारण की प्रक्रिया का स्टार्टिंग किया जाएगा, प्रारंभ किया जाएगा। इसके माध्यम से जो व्यक्ति है या औद्योगिक इकाई है, उस संपत्ति को नीलाम करके जो उसकी संपत्ति है, एसेट्स है, उसको देयताओं को पूरा करने की कोशिश करी जाएगी। तो उसकी देयताओं को दिया जाएगा अगर उसकी संपत्ति को क्या कर दिया जाता है, नीलाम करके। तो आपको ये देखना है कि इस संहिता के अंतर्गत, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड के अंतर्गत कुछ प्रावधान किया गया है कि यदि एक व्यक्ति या कंपनी बैंकरप्ट हो जाता है तो बैंकरप्सी की स्थिति में कोई भी जो ऋणदाता इसको आवेदन कर सकता है और इसके अंतर्गत कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जो कंपनी लॉ बोर्ड को खत्म कर दिया गया है। अब उसकी जगह जो आवेदन वो करेगा, वो एनसीएलटी में, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में, उसके सामने ये क्या कर सकेगा, उसको चैलेंज कर सकेगा। अब एनसीएलटी की जो स्थापना है कंपनी लॉ बोर्ड 2013 में करी गई है, मैंने जो कि अभी बताया, जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत जो एनसीएलटी है, तो इसकी स्थापना 2013 में करी गई है। एक प्रकार की यह अर्धन्यायिक बॉडी है। ये क्या है? अर्धन्यायिक निकाय है। जून 2016 में ये कार्य करना शुरू कर देती है और वर्तमान में करीब इसमें से 11 बेंचेज हैं। 2 बेंच दिल्ली में है, एक प्रारंभिक बेंच है और एक मतलब सेकेंडरी बेंच है। इसके अंतर्गत देखोगे कि एनसीएलटी में जो बैंकरप्सी के कुछ मामलों की जो सुनवाई चल रही है, अगर उसे एनसीएलटी में स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो हर हाल में एक समयबद्ध तरीके से सुनवाई के तरीके जो होंगे वो एक बड़ी कंपनी के लिए कुछ नियम अलग हैं और जो उससे संबंधित जो थोड़ी से यानी मीडियम क्लास की कंपनी है, यानी एमएसएमई है, ऐसा कह लो, तो एमएसएमई के लिए कुछ नियम डिफरेंट है। अगर देखो बड़ी कंपनी के लिए तो निर्णय एनसीएलटी का हर एक 180 डेज में ये पक्का हो जाना चाहिए। अगर मान लो कि छोटी कंपनी है तो ये नियम 90 दिन का लगता है। वहीं बड़ी कंपनी के लिए ये टाइम एक्सटेंड 90 दिन और किया जा सकता है और जो छोटी कंपनी है ये उनके लिए जो टाइम है एक्सटेंड अर्थात यानी 45 दिन और अतिरिक्त टाइम दिया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। तो आपने इसके अंतर्गत देखा कि अगर बड़ी कंपनियों से निस्तारण से संबंधित जो प्रक्रिया है, इसका टाइम 180 और 90 हो सकता है और उसका जो टाइम है वो 90 और 45 हो सकता है, यानी 90 और 45 हो सकता है, 45 एमएसएमई प्रकार की कंपनियां। ठीक है, तो आपने यहां तक चीजों को देखा। अब जैसे सुनवाई प्रारंभ होते ही इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस हो जाएगा, जिसके अंतर्गत उस कंपनी को पुनर्गठित करने के भी कई जो उपाय हैं वो तलाशे जाएंगे। इस प्रक्रिया के लिए जो प्रतिभूति है,
जो सॉरी प्रतिभूति कह रहा हूँ, इसमें जो उसके उस कंपनी के जो पेशेवर जो प्रशिक्षित कर्मचारी हैं, तो वो कोशिश करेंगे उनको नियुक्त करके कि इसको क्या किया जाए, हो सकता है पहले बचा लिया जाए इंसॉल्वेंसी से, अगर पैसा रिकवर हो जाता है या उनका जो पैसा खा गए हैं। तो इसमें ये कहा जाता है कि प्रशिक्षित पेशेवर लोगों को नियुक्त किया जाएगा और ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि नैतिक आधारों पे, जो नैतिक आधार हैं, अपनी जिम्मेदारी को वो पूरा करें और इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड की स्थापना इसी उद्देश्य से एक्चुअल में करी गई है। यदि मान लो कंपनी का जो पुनर्गठन पॉसिबल संभव नहीं हो पाता है, रिस्ट्रक्चरिंग नहीं हो पाती है ऋण की, तब निस्तारण की प्रक्रिया पहले क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। मतलब क्या कि एक बार कंपनी को मौका दिया गया है, अगर कंपनी चाहे तो अपने आप को बचा सकती है, लेकिन अगर तब भी वो डेट रिस्ट्रक्चरिंग ऋण पुनर्गठन नहीं हो पाता है, तो आगे प्रोसीडिंग क्या होती है, वो स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद संपत्ति की नीलामी करी जाएगी और जब संपत्ति की नीलामी करी जाएगी तो कुछ ऐसे मतलब क्रम से पैसा, अब पीटी में क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, नीलामी के बाद किसको पैसा पहले मिलेगा, तो जो एम्प्लॉइज हैं सबसे पहले उसके एम्प्लॉइज को 24 माह का वेतन दिया जाएगा, जो विगत 24 माह का वेतन उसके एम्प्लॉइज को, और डिबेंचर होल्डर्स को फिर उनकी देयताएं दी जाएंगी। इसके बाद देखो कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स की देयताएं हैं, जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने पैसा दे के रखा है, फिर इनको दिया जाएगा। और फिर जो अनरिजर्व ऋण है, फिर इसको क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। नहीं, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स बाद में दिया जाएगा, प्रेफरेंशियल शेयर नहीं, इक्विटी से पहले प्रेफरेंशियल शेयर को, लास्ट में इक्विटी शेयर को पैसा दिया जाएगा, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ तक आपने देखा। देखो एनसीएलटी के निर्णय जो हैं, ये उच्च न्यायालय पे इनको चुनौती नहीं दी जा सकेगी और इसके निर्णय को मात्र और मात्र एनसीएलटी यानी एनसीएलटी और सुप्रीम कोर्ट, एनसीएलटी का मतलब क्या है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एपिलेट बनाया जाएगा, तो एनसीएलटी और सुप्रीम एनसीएलटी के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में, तो पहले एनसीएलटी का निर्णय एनसीएलटी पे आएगा और फिर उसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट में, इसको हाई कोर्ट में कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, यदि एक व्यक्ति के संदर्भ में बैंकरप्सी से संबंधित मान लो सुनवाई है, वो डेट रिकवरी जो ट्रिब्यूनल्स है इसमें अगर हो रही है, तो उसको जो इसके निर्णय को चुनौती हाई कोर्ट में नहीं दी जा सकेगी। और इसके साथ साथ जो आगे जो प्रोसीडिंग होगी, जो निर्णय होगा, तो वैसे ही सेम जैसे कि मैंने बताया, फिर पहले तो एनसीएलटी पे आएगा और फिर कहा सुप्रीम कोर्ट में ही डायरेक्ट किया जा सकेगा, अन्यथा नहीं किया जा सकेगा। तो ये सारी चीजें इससे संबंधित रही हैं। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें थोड़ा सा फास्ट हो गया है, ठीक है, मतलब ज्यादा स्पीड से हो गया है, लेकिन फिर भी आप मैनेज कर लेंगे। ठीक है, ये आपकी सारी चीजें इसमें एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अच्छा, ये देख रहे हो, ये काफी बड़ा टॉपिक है। देखो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी से संबंधित, तो ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, ये यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर ये नोट्स मैं आपको कहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा, जो कि आपकी यानी क्या बोलते हैं टेलीग्राम चैनल है ना, वहां पे मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, वहां पर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी से संबंधित आपने देख लिया, यानी कैपिटल मार्केट आज क्या हो गया, कैपिटल मार्केट समाप्त हो गया। किसी बच्चे को अगर कैपिटल मार्केट से संबंधित कोई डाउट है तो मुझे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर देंगे, मैं अगले दिन दे दूंगा। कल हम नेशनल इनकम स्टार्ट करेंगे, नेशनल इनकम शुरू करेंगे, नया चैप्टर होगा। ठीक है, एकदम नया चैप्टर होगा, बहुत मजा आएगा, परेशानी हुई। ये थोड़ा सा जो कैपिटल मार्केट है, स्टार्टिंग वाला पोर्शन इसका कॉन्सेप्चुअल था, लास्ट वाला पोर्शन थोड़ा सा इसमें कहीं ना कहीं फैक्चुअल था, लेकिन सारी चीजें मैंने एक भी स्किप नहीं किया है। पीटी और मेंस अगर कोई क्वेश्चन कैपिटल मार्केट से पूछा जाएगा तो इससे बाहर तो आप कभी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, सो यहीं तक आज, ध्यान रखिएगा अपना अपना, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं। और बाकी का क्लास 8 बजे ऐप पे पॉलिटी का क्लास और 10 बजे टेस्ट सीरीज का क्लास होगा, ठीक है ना। ओके।